नमस्कार सभी बच्चों को, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज हम एक और नया लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th, जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। ये हमारा तीसरा चैप्टर है हमारे साइंस की बुक का। ठीक है, नाउ आज के लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे कि भाई ये एटम होता क्या है। यार एटम चैप्टर का नाम ही है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स तो आपको अगले लेक्चरों में मिलने वाला है, बट अभी एटम हम समझेंगे ये एटम होता क्या है और ये एटॉमिक थ्योरी आई कहाँ से, है ना। बेसिकली चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर आने वाला है। ठीक है, सो बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि आप जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको आप सिंसियरली पढ़ें और प्लीज़ मेक श्योर साथ के साथ नोट्स बनाएं। ठीक है, आइए बात करते हैं। थोड़ा सा पढ़ने के लिए इसको थोड़ा हिस्ट्री की तरफ में बढ़ते हैं। एटॉमिक थ्योरी कहाँ से आई, तो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी की। तो बेटा करीबन 600 BC यानी कि 2600 साल पहले, ठीक है 2600 साल पहले, बहुत पुरानी बात है भाई, बहुत पुरानी बात है। ठीक है, और आपकी बुक में यहाँ पर 500 BC लिखा होगा, तो कई स्कॉलर्स इसको 500 BC बताते हैं, बट ओरिजिनलिटी में 600 BC भी बताने वाले लोग हैं हमारे पास। खैर कोई बात नहीं, आपको जो लगता है नंबर यहाँ पर मैटर नहीं करते, आपको समझना है। तो जो महर्षि कनाद थे, ठीक है ना, 2600 साल पहले महर्षि कनाद नाम के हमारे इंडियन फिलोसोफर थे, जिसको हम महर्षि बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, हमारे ऋषि मुनि थे, ठीक है, महर्षि कनाद, जिन्होंने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी, जिन्होंने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी, देख रहे हो। ठीक है, महर्षि कनाद ने 2600 साल पहले ही एटॉमिक थ्योरी दे दी थी और बेसिकली एटम की चर्चा कर दी थी। और उस एटम के बारे में इन्होंने किस तरह से बताया था उसकी बात करूं अगर मैं, तो इन्होंने परमाणु बोलकर एटम को संबोधित करा था। मतलब एटम को ये एटम नहीं बोलते थे, एटम तो हम बोलते हैं ना, परमाणु बोलते थे वो। और इन्होंने बोला था परमाणु क्या है, वो एक इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल है मैटर का, मतलब जिसको फर्दर डिवाइड नहीं करा जा सकता। एक ऐसा पार्टिकल है मैटर का। मैटर का हम समझते हैं ना, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है मैटर। मैटर यानी पदार्थ, वो चीज जो कुछ जगह घेरती है, जिसके पास कुछ मास होता है, वो मैटर होता है। एवरीथिंग इज अ मैटर। आप जो भी आसपास देख रहे हैं वो सब मैटर है। आप मैटर है, हम मैटर, सब कुछ मैटर है। और हम लोग बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, ये बात भी हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी। और उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल को हम परमाणु नाम से संबोधित कर रहे हैं, परमाणु नाम दे रहे हैं या एटम बोल रहे हैं। और महर्षि कनाद वो पहले इंडियन फिलोसोफर थे, या आप साइंटिस्ट बोलो या महर्षि बोलो, जिन्होंने सबसे पहले ये बात आपको बताई आके कि भाई परमाणु क्या होता है, एटम क्या होता है। एटम छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिससे कोई भी पदार्थ बना जाता है या बना होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये लाइन बहुत शालीनता से लिखी हुई है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और महर्षि कनाद ने किस तरह से बताया, देखो ये बातें लिखी हुई हैं। क्या बताते हूँ, वो कहते हैं कि अगर कोई भी मैटर है, कोई भी हमारे पास मैटर है यानी कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है यानी कि कोई भी मैटर है, और आप इसको तोड़ो, ऐसे आप तोड़ दो, मैंने 4 हिस्से में, अगर आप और हिस्से में तोड़ने के बाद कोई एक हिस्सा लो, उसको फर्दर फिर से तोड़ो कई हिस्सों में, फिर उस हिस्से को कई हिस्सों में और तोड़ो, फिर उस हिस्से को कई हिस्सों में तोड़ो, और ऐसा आप करते जाओ जब तक, कह रहा इफ वी गो डिवाइडिंग मैटर, जब हम मैटर को तोड़ते जाए, डिवाइड करते जाए, वी शैल स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, हमें मिलता जाएगा छोटे से छोटा पार्टिकल। Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not possible। ऐसा करते करते हम उसका इतना छोटा हिस्सा कर देंगे जिसको हम और छोटा नहीं कर पाएंगे, और वही जो सबसे छोटा हिस्सा होगा उसी को हम परमाणु कहते हैं। ये बात किसने बताई थी, महर्षि कनाद ने बताई थी 2600 साल पहले। बेटा 2600 साल पहले ये बता चुके कि परमाणु क्या है। जो आज आप एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसको हमारे इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाद ने पहले ही बता दिया था। क्या बताया, क्या मैं एक बार समरैप करूं, है ना। तो क्या बताया भाई महर्षि कनाद ने, इन्होंने बोला कोई भी जो मैटर होता है यानी कोई भी पदार्थ होता है, ठीक है, आप मैं आपको जितनी भी चीज अगल बगल दिख रही है वो सब पदार्थ है। हमने पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से पदार्थ के बारे में पढ़ा था, मैटर क्या होता है पढ़ा था। तो कोई भी जो मैटर होता है ना बेटा, उसको आप डिवाइड करो, मतलब तोड़ना शुरू करो, किसी भी तरीके से तोड़ो, किसी भी तरह से डिवाइड करो, और डिवाइड करते 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 उसको तोड़ते 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 उसको छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा हिस्सा आता जाएगा, आता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना छोटा हिस्सा आ जाएगा कि वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, वो उसको और आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। वही जो सबसे छोटा हिस्सा आएगा जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वही जो छोटा पार्टिकल होता है, उसी को हम एटम और महर्षि कनाद की भाषा में परमाणु कहते हैं। क्या आपको समझ आया, क्या आपको बात समझ में आई, परमाणु किसे कहते हैं यानी एटम किसे कहते हैं, किसने सबसे पहले बताया था, महर्षि कनाद ने कहा था। अच्छा, उसके बाद अराउंड 300 BC
है ना, अराउंड 300 BC, करीबन वही 2300 साल पहले, मतलब 2300 साल बाद, इसी सेम एरा में महर्षि कनाद के बाद दो ग्रीक फिलोसोफर हुए थे, ठीक है, डेमोक्रिटस और ये लियोसिपस, ठीक है। इन दोनों ने भी सेम थ्योरी प्रपोज करी थी, बट एटम नाम बोला था, उन्होंने परमाणु नाम से संबोधित नहीं करा था। महर्षि कनाद ने तो परमाणु बोल के संबोधित करा, ठीक है। बट जो अराउंड 300 BC तक ग्रीक फिलोसोफर थे, वैसे डेमोक्रिटस और लियोफेसिस, इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने क्या करा था, सेम थ्योरी। मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने यहां से नकल मारी, या हो सकता है यहां से वो प्रभावित हुए, उन्होंने भी अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी, जहां पर उन्होंने इसी प्रकार से समझाया कि आप किसी भी मैटर को तब तक डिवाइड करो जब तक फर्दर उसका वो पॉइंट इन्फिनाइट टाइम तक डिवाइड करो जब तक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं आ जाता जिसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं आ जाता, उसी को इन लोगों ने एटम बोला। क्या बात समझ आई? दोनों ने एक ही बात बोली थी, है ना, लेकिन पहले इन्होंने बोली थी। उसके बाद, लेकिन आपको कमाल की बात बताऊं, ये किताबों में बताया भले जाता है, लेकिन हम जिनकी थ्योरी पढ़ते हैं, ना तो महर्षि कनाद की मेनली थ्योरी पढ़ते हैं, ना ही हम लोग ये डेमोक्रिटस लियोफेसिस की थ्योरी पढ़ते हैं, हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, जिसको दिया था जॉन डाल्टन ने, जो कि आप इस चैप्टर में जॉन डाल्टन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। हम इनको मेजरली साइंटिस्ट में कंसिडर करते हैं, हमारी बुक्स कंसिडर करती है, हमारी CBSE कंसिडर करती है, या ओवरऑल जो हमारा वर्ल्ड है कंसिडर करता है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी थी इन्होंने इन 1808 में, है ना, 1808 में जॉन डाल्टन ने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी थी, एटम के बारे में बताया था। अब वो एटॉमिक थ्योरी क्या थी, क्या क्या है, इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है। मैं भी थोड़ा सा कुछ डिस्कस करूं, देन उसके बाद मैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे ही चलूंगा, तो आपको समझ आ जाएगा उन्होंने क्या कहा था, ठीक है। सो एक बार मैं थोड़ा सा हिस्ट्री को जो मैंने बढ़ाया उसको मैं समरैप कर दूं कि भाई हम लोगों हिस्ट्री में गए, हमें एटम पढ़ना था, हम एटम को जानने पहुंचे, तो हमें पता लगा सबसे पहले महर्षि कनाद ने 2600 साल पहले, उसके बाद सेम एरा में ये क्या नाम है, डेमोक्रिटस और लियोफेसिस ग्रीक फिलोसोफर ने सेम बातें करते हुए एटॉमिक थ्योरी दी। लेकिन हमें इनकी थ्योरीज नहीं पढ़नी, हमें पढ़नी होती है जॉन डाल्टन की थ्योरी, और जॉन डाल्टन ने ये थ्योरी 1808 में दी थी, है ना, करीबन यही 200 साल पहले। और ये देख लो, ये थ्योरीज कब से प्रपोज हो चुकी हैं, 2600 साल पहले, और हम जो थ्योरी पढ़ते हैं वो 200 साल पहले आई है, ठीक है। नाउ हम बात करें, अब भाई इतनी चर्चा में आ गई है चीजें कि एटम 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 यानी परमाणु जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, अब ये एटम जो चर्चा में आई है, एटम है क्या, इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है। सो बेटा, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एटम होता है, एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसी को हम एटम कहते हैं। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अच्छा, आपने पहले चैप्टर में ये बात तो पढ़ी होगी ना, जो भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और आज आपको पता लग गया उन्हीं टीनी पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया बात। उसके बाद क्या बोला जा रहा है बेटा कि एटम आर वेरी स्मॉल, एटम बहुत छोटे होते हैं, एंड हेंस कांट सीन इवन थ्रू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। आपके पास कितना भी पावरफुल माइक्रोस्कोप हो, आप उसको तब भी नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है मेरे भाई एटम, इतना छोटा होता है। क्या बात समझ रहे हो बेटा? करीबन 10 की पावर -10 मीटर जितना छोटा होता है, करीबन 10 की पावर -10 मीटर जितना उसका रेडियस होता है एटम का। अगर एटम एक स्फीयर है तो उसका रेडियस करीबन 10 की पावर -10 मीटर तक होता है, आप ऐसा मान लो, ठीक है। क्या इतनी बात समझ आई कि एटम क्या होता है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के थ्रू? किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट, जो कोई भी एलिमेंट होता है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन वर्ड आया है, ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है इसको समझते हैं, ठीक बेटा। आपने जैसे कि H2O देखा होगा, है ना, जानते हैं ना सब लोग इसको, नहीं जानते तो समझ लीजिए, ये वाटर है, वाटर का ये मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। मतलब आप जिन बच्चों को मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं पता, अरे ये मोलिकुलर फॉर्मूला तो सर मैं पहली बार सुन रहा हूँ, क्या होता है ये? अरे आप ऐसा समझो कि साइंस की भाषा में इसका सूत्र है, फॉर्मूला है, ठीक है। अभी आप ऐसा समझो, साइंस की भाषा में वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, सूत्र बोलो इसे, ठीक है, सूत्र बोलो हिंदी में या इंग्लिश में, फॉर्मूला बोलो। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। बहुत लोग जानते होंगे, मैक्सिमम जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग पहले से फैमिलियर हैं, क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा रिएक्शन वगैरह के बारे में, मेटल नॉन मेटल वगैरह के बारे में आपने करीबन 8 चैप्टर में ही पढ़ लिया, तो आप ऐसे डिनाई तो नहीं कर सकते, बट नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो H2O है, ये जो H2O है, ऐसे तो बना नहीं होगा कि भाई कहीं ना कहीं पे भी H2O रखा हो तो अपने आप बन रहा है। भाई ये किन्हीं चीजों से मिलकर बना है, ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन से मिलकर बन रहा है। किससे किससे मिलकर बन रहा है? एक तो इसमें हाइड्रोजन है और एक इसमें ऑक्सीजन है।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं और क्या मिलकर बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं और क्या मिलकर बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं बेटा, H2O बना रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ये देखो एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स आपस में जुड़कर एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड बना रहे हैं। कंपाउंड तो जानते हो क्या होता है, कंपाउंड हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपस में जुड़कर कंबाइन होकर या रिएक्ट होकर, ठीक है, क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। और इसी प्रक्रिया को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को केमिकल रिएक्शन कहते हैं, हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई रासायनिक अभिक्रिया, हमसे कोई पूछे तो क्या होता है, क्या बोलूंगा मैं, उसको बोलना दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, जब आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद कोई नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसी प्रक्रिया को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या क्लियर है बेटा, क्या आपको बात क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलकर बनाती है वाटर, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ये भी बात ध्यान रखो, ये भी बात ध्यान रखो, एक गैस में थी वो लिक्विड बना। क्लियर है क्या? अच्छा, एक बात ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, दोनों चीजें आपस में रिएक्ट हो रही हैं, इन दोनों, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, मिलने वाले कौन है, रिएक्ट होने वाले कौन है, इस तरफ लिखे जाते हैं। लेफ्ट साइड पे वो लिखे जाते हैं जो रिएक्ट हो रहे हैं, और राइट साइड पे वो लिखा जाता है जो हमें मिल रहा है इन दोनों के रिएक्शन से। ठीक, तो इन दोनों को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब रिएक्ट करने वाला, रिएक्टेंट मतलब रिएक्ट करने वाला। और ये जो फाइनली हमें मिलता है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट है। केमिकल रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलता है, केमिकल रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर है क्या बेटा, बहुत बढ़िया बात है। हम आगे बात करेंगे, इतनी बातें समझ आ गई हैं हमें, हम आगे बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा, इसको एंटोनी ले लेवेशियर ने और जोसेफ ले प्रोस्ट ने दिया था। ठीक है, मिलकर दिया था। बेसिकली प्रोस्ट ने इसमें ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला लॉ दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे समझते हैं क्या बात है। ये तो साइंटिस्ट के नाम हो गए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, कहा जाता है द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होती है टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर जो होती है वो हमें कोई प्रोडक्ट देती है। सही बात है। और गवर्न बाय सर्टेन लॉज एंड दीज लॉज आर कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या बात बोली सर, मुझे एक बार समझाओ। मैंने बोला केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये बात समझ में आ गई। हाँ सर समझ में आ गई। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, कोई नई चीज बनाते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो बेटा केमिकल रिएक्शन होती है ना, ये कोई भी चीज ऐसे आपस में जो मर्जी जितना मर्जी रिएक्ट नहीं हो जाती है ना, कोई कहीं से भी आके ऐसे नहीं जुड़ जाता। ये एक नियम पर आधारित होते हैं। सर नियम पर आधारित होते हैं, किस पर आधारित होते हैं, नियम पर। और जिन नियमों के तहत ये काम करते हैं, जिन नियमों के अंडर रहकर ये जुड़ते हैं, उन्हीं नियमों को हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। सर थोड़ा सा और क्लैरिफाई करो, थोड़ा सा और अच्छे से बताओ। यार बेटा देखो, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम लोग भी जैसे स्कूल वगैरह में रहते हैं तो रूल रेगुलेशन लॉज को मानते हुए चलते हैं। ठीक है, ये बात तो तुम्हें पता है, आपको पता है कि जैसे यूनिफॉर्म में आना होता है, जाना होता है। बट हो सकता है हम बिना यूनिफॉर्म चले जाएं, ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है, इट इज द पॉसिबल। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्या, जब आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो रिएक्टेंट किस तरह से रिएक्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा लॉ क्या क्या है। मतलब सारे नियमों को मानते हुए वो प्रोडक्ट बनाएगा, एक भी नियम का वो उल्लंघन नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है, जो कि नहीं कर सकता, ठीक है, बेसिकली यार ये कोई आदमी तो है नहीं जो आपका नियमों का उल्लंघन करेगा। बेसिकली होता यह है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और हम इसको एक्सपेरिमेंट से देखते हैं।
ठीक है, मन में आ रहा होगा सर इनके लिए नियम कैसे बने, लॉ कैसे बने, वही मैं बता रहा हूँ कि जब कोई रिएक्शन होती है तो उसको बाय एक्सपेरिमेंट देखा जाता है, और बाय एक्सपेरिमेंट देखने के बाद जो कंक्लूड करके हम अपने मन से एक लॉ बना देते हैं कि हाँ भाई ये बार बार इससे ये बना रहा है, इससे बना रहा है ना। मान लो कि हमने देखा कि भाई 1 को 2 के साथ जोड़ने के बाद 3 ही मिल रहा है। एक ऐसी बात कर दी मैंने, एक लॉजिकल बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो 1 को 2 के साथ जोड़ने के बाद 3 ही मिल रहा है, तो इसको एक नियम बना दो, साइंस कहता है अब इसको एक नियम बना दो। तो उन्होंने देखा कि रिएक्टेंट्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, बाय एक्सपेरिमेंट देख लिया। तो अब बच्चों को पढ़ाने के लिए हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि सबको पकड़ पकड़ के लाए, एक एक एक्सपेरिमेंट दिखाएं, एक एक रिएक्शन दिखाएं। तो हम क्या करते हैं कि हमने बता दिया कि रिएक्शंस किस तरह से हो रही हैं, कुछ नियम उन्होंने वहां से निकाले कि हाँ भाई देख रहे हैं कि ये इस तरह से काम कर रहा है, तो उनको नियम के रूप दे दिया और उसको हम थ्योरी में पढ़ते हैं। क्या बात समझ में आई? नहीं समझ आई तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है, और वो जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कुछ लॉस पे काम करती है, किसी लॉ के अंडर रहकर वो रिएक्शंस होती हैं, और उन्हीं लॉ को हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। सर ये कितने नियम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बेटा कई प्रकार के लॉ होते हैं, कई बार 3 4 5 या शायद उससे भी ज्यादा होते हैं, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही नियम हमें पढ़ने हैं। हमारे सिलेबस में हमें 2 ही नियम पढ़ने हैं, ये दोनों, एक तो पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक हमें पढ़ना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इन दोनों नियमों की मैं बात करता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा लॉ को देखो, ठीक है, जो अपने पास 2 लॉ हैं, कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? ये कहता है कि इट स्टेट दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। क्या मतलब है सर, इसको मेरे को समझा दो। बेटा इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, जब आपको पता है रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट, ये बात तो सबको पता है भाई, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यही बोलते हैं क्या बेटा? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, जब केमिकल रिएक्शन होता है, कोई जो केमिकल रिएक्शन की प्रक्रिया होती है, ना तो उसमें नया कोई मास बनता है, ना ही उसमें कोई मास डिस्ट्रॉय होता है। मतलब जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा? प्रोडक्ट का होगा। ये बात ध्यान में रखने वाली है। एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल वही वाला अपना पुराना एग्जाम्पल उठाओ यार। हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस बनाती है H2O। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इधर मैंने ये जो 2 लगाए हैं, ये क्यों लगाए? बैलेंस करने के लिए। अभी बैलेंस क्या होता है आपको क्लास 9th में नहीं सीखना, बट मैं आपको बस ये लॉ का समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इधर देखो, आपको मैं बता दूं, हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम। अभी आपको तो नहीं पता, तो आप याद कर लो 1 ग्राम होता है, और ऑक्सीजन को बोल देते हैं हम, कितना बोल देते हैं? 16 ग्राम होता है ऑक्सीजन का मास। ठीक है, तो इधर देखो, इधर हाइड्रोजन कितने? 2 2 जा 4, इधर 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, तो 4 हाइड्रोजन का मास कितना होगा बेटा? 4 ग्राम होगा। इधर ऑक्सीजन कितने? O2 मतलब होता है 2 ऑक्सीजन। ठीक है, O2 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा बेटे? हमारे पास 2 ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 32 ग्राम। तो टोटल रिएक्टेंट की साइड जो मास आएगा वो कितना आएगा? 36 ग्राम। आ गया क्या? बहुत बढ़िया। अब प्रोडक्ट में जाओ, प्रोडक्ट में देखो H2O बना है, इधर H2O में कितने H हैं? 2 और 2 4, 4 H हैं, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 4 ग्राम। इधर ऑक्सीजन कितना है? देखो ये 2 जो है इस पूरे मॉलिक्यूल का, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन का भी 2 है, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना होगा बच्चे अपने पास? ये भी होगा सर 32 ग्राम। इधर सॉल्व करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 36 ग्राम। यानी प्रोडक्ट की साइड भी उतना ही मास है। वही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। क्या कहता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान, जब केमिकल रिएक्शन होती है, तो जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना मास प्रोडक्ट का होता है। ना तो कोई नया मास बनता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, और ना ही कोई मास डिस्ट्रॉय होता है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, है ना, मिटा दूं क्या? चलो अगले नियम की तरफ चले। ये नियम क्लियर हुआ तो अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम क्या है बेटे? अगला नियम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कहता है इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। कहने का मतलब क्या है? जैसे अगर आपका कोई केमिकल सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल H2O, यही एग्जांपल लो, बहुत बढ़िया है। अभी आप छोटे हैं, अभी आप चीजों को सीख रहे हैं, एक ही एग्जांपल से करो ज्यादा समझ आएगा। जैसे H2O मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालूं, कितने हाइड्रोजन है? 2। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 ग्राम। 2 हाइड्रोजन का कितना हुआ? 2 ग्राम।
एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ गया 1/8, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया 1:8 आया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि आप एक H2O का मॉलिक्यूल बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, 10 बनाओ, 15 बनाओ, 20 बनाओ, वो बनेंगे इसी रेशो से, वो बनेंगे इसी रेशो से। सर थोड़ा कम समझ आ रहा है, एक अच्छा सा एग्जांपल सेट करके या कोई अच्छी सी टेक्निक से बताओ तो मैं समझूं। बेटा आप देखो, आप समझो ऐसे, आपने चाय बनाई है क्या, आपने चाय बनाई है क्या? सिंपल सी बात है, मान लेते हैं 1 कप दूध में, 1 कप दूध में आप 2 चम्मच चीनी डालते हो। कितने चम्मच चीनी डालते हो? 2 चम्मच चीनी डालते हो। अब ये एक रेशो है बेटे, ये एक रेशो है 1:2। अगर आप कितना 1 कप दूध लोगे तो कितनी चम्मच चीनी डालोगे? 2। अगर आप 2 कप दूध लोगे तो कितनी चम्मच चीनी डालोगे? 4। इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसका देखो रेशो फिर से क्या आया, 1:2 ही तो आया। अगर आप 10 कप दूध लोगे, कितना लोगे भाई? 10 कप दूध लूंगा तो आपको 20 चम्मच क्या लेनी पड़ेगी? चीनी। इसको सॉल्व करो, 10 1 जा 10, 10 2 जा, देखो इसका रेशो भी 1:2 आया। अरे मतलब यार चाय बनाने का रेशो वही है भाई, 1 कप पे कितना चम्मच डलेगा तो उस हिसाब से हम 10 कप का 15 कप का भी उतना ही डालेंगे। ये नहीं कि किसी में 1.5-2 कर देंगे, नहीं, फिक्स रेशो से चीज चलती है। ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया, इसमें तो फिर भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब कोई केमिकल कंपाउंड बनता है इसमें ऊपर नीचे नहीं होता, इसमें फिक्स रेशो होता है। बेटा अगर आपको H2O बनाना है तो आपको हाइड्रोजन को 1 और ऑक्सीजन को 8 रेशो में रखकर ही बनाना होगा। आपको 10 मॉलिक्यूल्स बनाने हैं H2O के तो 10 में भी यही रेशो चलेगा, 20 बनाने 20। उनके मास का रेशो हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। यही हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है। अगर ऐसा नहीं होगा, कल को आपके पास हाइड्रोजन ज्यादा है तो सर मैं 2:8 का H2O बना लूं, तो ये गलत होगा, ऐसा बन ही नहीं सकता। एक फिक्स रेशियो से बनता है H2O, या H2O ही नहीं कोई भी मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल जैसे CO2 है, NaCl है, H2SO4 है, इन सब में सबका रेशो फिक्स है कि कौन सी क्वांटिटी किस रेशो में, मतलब जैसे ऑक्सीजन और कार्बन का रेशो फिक्स होगा, है ना, इसका रेशो करीबन आई थिंक सो 3:8 होगा। ठीक है, 3:8 के रेशो में CO2 बनता है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? सर अब मुझे थोड़ा थोड़ा आने लग गया। ये 2 नियम आपको समझने हैं, याद करने हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं जिसके ऊपर हमारा आज का चर्चा स्टार्ट हुई थी कि भाई एटॉमिक थ्योरी किसने दी, कहाँ से आई। फिर हमने बताया हमें तो भैया डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़नी है, पेपर में भी यही पूछता है, सिलेबस में भी यही है। यहीं से शुरुआत करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक थ्योरी की, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की। तो सर इनका नाम था जॉन डाल्टन, ये तो बात हम जानते ही हैं सर। जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी 1808 में। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कई जगह पे 1803 लिखा हुआ है, बट डजेंट मैटर, 2-3 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे तो 1808 में दिए। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो डाल्टन ने जो अपनी थ्योरी दी, उस थ्योरी को अब उसने 6 बातों में कंक्लूड कर दिया। मतलब थ्योरी तो बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी, लेकिन उस थ्योरी में उसने अपनी 6 बातें लिखी कि जिसमें उसकी पूरी थ्योरी एक तरह से कंक्लूड हो गई, कंक्लूजन आ गया, उस थ्योरी का समझ आ गया, और हमें वही 6 बातें पढ़नी है। फटाफट से शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। पहला क्या बोलता है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल। जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको एटम कहते हैं, और ये एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये किसने बताया? पहली बात बताई डाल्टन ने, ये। ठीक है, बहुत बढ़िया बात, समझ आ गया सर। दूसरी बात क्या बताई? दूसरी बात बताई कि एटम इंडिविजिबल होते हैं, एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? तोड़ नहीं सकते, ये बात भी समझ आ गई। और विच कैन नॉट बी क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, ना ही वो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं, ना ही वो डिस्ट्रॉय होते हैं। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर ली सर यहाँ पर। डाल्टन सामने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कर रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाली बात उठा ली यहाँ पर। सेम बात है। ठीक है, इन्होंने अपने सेकंड बात में ले ली। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरी जो इन्होंने मेन बात बोली, 6 पोस्टुलेट है। तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है कि एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, एग्जांपल ले लेते हैं एलिमेंट का, जैसे O2 एक एलिमेंट है ना। O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, 2 ऑक्सीजन है भाई साहब, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन से मिलकर O2 बना। तो एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कहता है जैसे कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट के अंदर जितने एटम है, ये दोनों एटम केमिकल प्रॉपर्टी और मास में सेम होंगे। भाई सिंपल सी बात है, एक एलिमेंट है जिसमें, जैसे ये एलिमेंट है ऑक्सीजन का, इसमें दोनों ऑक्सीजन है, तो दोनों ऑक्सीजन के मास भी सेम होंगे। भाई उसका 16 ग्राम, उसका 16 ग्राम, ये थोड़ी ना होगा कि इसका 16 है तो इसका 32 होगा, नहीं, इसका 16 है तो इसका 18 कर दूं, नहीं,
सेम अगर एलिमेंट के अंदर से जो सेम एटम्स निकलेंगे, है ना, एलिमेंट के अंदर जो एटम्स निकलते हैं उनके मास सेम होते हैं, और क्योंकि मास ही नहीं, वो दिखने में भी सेम है क्योंकि सेम ही एलिमेंट से निकल रहे हैं ना, तो एटम ही सेम है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। आ गया क्या बात समझ में? एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल मास में भी, केमिकल प्रॉपर्टी में भी, सिंपल। अच्छा सर अगली बात करो, चौथी बात कहता है एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। बेटा अगर आपके पास डिफरेंट एलिमेंट है, मान लो एक एलिमेंट है O2 और एक एलिमेंट है S2, इधर से कौन सा, इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ना तो मास सेम होगा ना ही केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये अलग अलग एलिमेंट के निकले हुए अलग अलग एटम है। हाइड्रोजन एक अलग एटम है, ऑक्सीजन एक अलग एटम है, कैल्शियम एक अलग एटम है, मतलब एटम होते हैं लेकिन सब अलग अलग एटम होते हैं ना भाई, ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा वही ऑक्सीजन एटम का होगा। तो जिस एलिमेंट, वही बोल रहे हैं कि अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम को उठाते हो तो उनका ना तो मास बराबर होता है ना ही केमिकल प्रॉपर्टी। क्या चौथी बात भी समझ आ गई? बहुत अच्छे से आ गई सर समझ में। पांचवी बात क्या कहता है? एटम कंबाइन इन अ रेशियो एज होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। बेटा ये वाली बात बोल दी, ये जो आपने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ना, इसी को सर पांचवी बात में लिया है। उन्होंने बोला कि कोई भी कंपाउंड अगर आप एटम से जोड़कर बना रहे हो तो वो एक फिक्स होल नंबर के रेशो में, मतलब वो एक रेशो में जुड़ेगा। जैसे जो कि यहाँ मैंने बात करी थी कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर आपको बनाना है तो उनके मास का जो रेशो होता है वो कैसा होता है? फिक्स्ड होता है, डेफिनेट होता है। वही वाली बात यहाँ पर इन्होंने लिखी है। छठी बात कर ले भाई साहब, छठी बात कर ले क्या? छठी बात कह रहा है द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। क्या बात बोली सर इन्होंने? ये वाली बात समझा दो, लास्ट बात है भाई। जो जैसे H2, फिर से एग्जांपल आ जाओ यार, H2O पे आ जाओ, छोड़ेंगे नहीं, पानी पिला पिला के समझाएंगे, पानी दिखा दिखा के समझाएंगे। तुम्हारे पास है क्या? है ना, तुम लोग भी बैठे होगे, थक गए होगे, पानी पी लो, आ जाओ पानी पी लो और पानी से सीखो। देखो कितना कुछ सिखा रहा है यार पानी, क्या बात है, जल ही जीवन है। ये बोलता है जैसे H2O है बेटा, अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, आपसे सवाल बोलूं, क्या ये पानी का फॉर्मूला लिखा हुआ है? क्या ये पानी का फॉर्मूला लिखा है क्या? आप बोलोगे नहीं, आप खुद से बोलोगे नहीं, जोर से आवाज आ रही है ना, नहीं नहीं ये तो पानी का फॉर्मूला नहीं। कैसे बोला भाई तूने, कैसे बोला? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये पानी का फॉर्मूला है? क्या ये पानी का फॉर्मूला है क्या? अब ठीक है, आप बोलो अरे नहीं भाई नहीं 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 ये पानी का फॉर्मूला नहीं है ना, तो ये फॉर्मूला है ना ये फॉर्मूला। मैं तुमसे अगर सवाल पूछूं, तुमसे एक सवाल पूछूं, अरे सर, अरे बेटा, अरे भाई, अरे दोस्त, ये जो तुम इन दोनों को मना कर रहे हो, ये दोनों को मना क्यों कर रहे हो? ये दोनों H2O क्यों नहीं है भाई? इनको पानी का फॉर्मूला क्यों नहीं बोल रहे? तो आप बोलोगे सर जो पानी का फॉर्मूला होता है ना, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, यानी फिक्स होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा तभी पानी होगा। ठीक है, यही बात तो बोल रहे हैं भी कि अगर कोई कंपाउंड है तो उसका एटम जो होगा, जिस काइंड के एटम, जिस तरह के उसमें एटम लगे होंगे वो कांस्टेंट होते हैं। कल को कोई और एटम लगा दो और सोचो कि पानी का नया स्वरूप आ गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता भाई, नहीं होता। पानी H और ऑक्सीजन ही होगा। अच्छा सिर्फ H और ऑक्सीजन है तो ये तो रहा H और ऑक्सीजन, ये पानी क्यों नहीं बोल रहे? सर H और ऑक्सीजन होना ही जरूरी नहीं है, उनके नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन भी जरूरी है कि 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा तो पूरा एक मॉलिक्यूल होगा H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलता है तभी H2O मॉलिक्यूल कहलाएगा। ये नहीं कि कल को 3 हाइड्रोजन ले लिए, 4 हाइड्रोजन ले लिए, 2 ऑक्सीजन ले लिए, 3 नहीं, इनका एक फिक्स क्वांटिटी है। मतलब कोई कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड में जो एटम होता है, जिस तरह का वो एटम उसमें प्रेजेंट है, जिस काइंड का वो एटम है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वही एटम होगा तभी वो कंपाउंड बनेगा। और जिस अमाउंट ऑफ नंबर में बनेगा, जिस रिलेटिव नंबर से वो है, मतलब जैसे H2O बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन नंबर होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, 1 ऑक्सीजन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 है या 2 है या 5 है, ऐसा नहीं, फिक्स नंबर है, हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन मिलकर पूरा एक मॉलिक्यूल बनता है H2O का। तो वही बोल रहा है कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? ये नहीं होगा कि कल को कोई और एटम उसमें डाल दो, पानी का नया स्वरूप, आप बोलो अल्टीमेट पानी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर जिस तरह के एटम डलते हैं वही एटम डलेंगे और जितने अमाउंट में डलते हैं वही डलेंगे, तब ही वो कंपाउंड बनेगा। क्या क्लियर हुई मेरी बात? अगर आपको नहीं हुई तो आप थोड़ा सा इसको बैक करके 1-2 बार और देखो, आपको समझ आ जाएगी सारी बातें। सो आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर इतना ही था, बाकी आज की वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए अपना।